सिनेमा में भी यही होता है कि जो आदमी पहुंच गया है, जिसकी पैठ है पहले से, जिसके पास पावर है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपने हिसाब से उसको डिक्टेट करना चाहता है। अब कोई नया आदमी आता है तो पहले हर आदमी जो है नया आदमी के ऊपर, क्योंकि एक मसला और है, देखिए इसमें एक मसला इसमें है क्रेडिबिलिटी है कि अब आपने कोई आदमी आया, अविनाश दास आए, उन्होंने कहा भैया दराब आए, उन्होंने कहा भाई मुझे फिल्म बनानी है, बड़ी अच्छी पटकथा लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है, लेकिन कोई आदमी जो उसके ऊपर 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का दाव लगाएगा तो उसको थोड़ा तो इनके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। अगर आपके पास लेगेसी है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साहब पीछे आपके कोई बड़े साहब बैठे हैं, वो वहाँ कह देंगे कि हाँ नहीं मेरे लड़के को चांस दो, चांस मिल जाएगा लड़के को। नया आदमी पहुँचेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं, तो उसको क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। सिनेमा जो है वो सिर्फ एक दो आदमी की आइडियोलॉजी के ऊपर मुनहसर नहीं है, वो एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है और सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती है पैसे की। तो हो सकता है कि मेरे पास एक इरादा है कि मैं बहुत ऐसा सिनेमा बनाना चाहूँ जो अभी जो झूठ चल रहा है उसका पर्दाफाश कर दे। मैंने स्क्रिप्ट भी अच्छी लिख ली है, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर ही ना मिले, कोई पैसा लगाने वाला ही ना मिले। अब जब पैसा लगाने वाला ही नहीं मिलेगा तो सिनेमा तैयार कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिनेमा को बनने से कभी कभी रोक देती हैं। हम एक ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं कर रहे, हम एक कहानी सुना रहे हैं, और कहानी वही बेहतरीन है कि जहाँ कहानी में चाहे कोई आदमी किसी भी आइडियोलॉजी से आए, किसी भी पहलू से आए, किसी भी दौर से आए, वो उस कहानी में पढ़े तो कोई ना कोई अपना अक्स उसके अंदर देखे। जैसे एक चेक प्ले राइट थे, मैं उनका नाम भूल गया उसका, उन्होंने यही कहा था कि महान ड्रामा वो होता है जहाँ दर्शकों की कहानी रंगमंच के ऊपर चल रही होती है। एक अच्छा स्क्रीन प्ले वो किसी आइडियोलॉजी और जमाने के ऊपर मुनहसर नहीं है, उसको आपको जो उसका तरीका है, जो उसका सलीका है, आपको वैसे ही मानना होगा। और अगर वो नहीं बनेगा तो जैसे ही आप दर्शकगण देख रहे होंगे सिनेमा को, आपको वो सीन खटकने लगेगा, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि रब जो है कहानी का टूट गया है। तो कहानी लिखने का सलीका और उसके कवायद वो मुंजमद, वो वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पहले थे, वो नहीं बदल सकते किसी भी आइडियोलॉजी की वजह से। तो यहाँ दो पहलू जो यहाँ बातें हुई, एक बात आई सबवर्जन और एक बात आई पॉलिटिकल सिनेमा। तो मैं दो चीज़ें जो है वो ज़रा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि चाहे कोई सा भी दौर, चाहे कोई सा भी ज़माना, चाहे किसी भी तरह की आइडियोलॉजी प्रोपोगेट हो रही हो या मेन स्ट्रीम में हो, कहानी लिखने का सलीका वही है, वो नहीं बदल सकता। एक अच्छी कहानी किसी आइडियोलॉजी की, किसी ज़माने की मोहताज नहीं होती है। उसको लिखना वैसे ही है जैसे एक राग को बांधना होता है, जैसे कि एक शेर को बांधना होता है। तो जो शेर बांधने के कवायद हैं, जो राग बांधने के कवायद हैं, वही स्क्रीन प्ले लिखने के कवायद हैं। एक अच्छा स्क्रीन प्ले वो किसी आइडियोलॉजी और ज़माने के ऊपर मुनहसर नहीं है, उसको आपको जो उसका तरीका है, जो उसका सलीका है, आपको वैसे ही मानना होगा। और अगर वो नहीं बनेगा तो जैसे ही आप दर्शकगण देख रहे होंगे सिनेमा को, आपको वो सीन खटकने लगेगा, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि रब जो है कहानी का टूट गया है। तो कहानी लिखने का सलीका और उसके कवायद वो मुंजमद, वो वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पहले थे, वो नहीं बदल सकते किसी भी आइडियोलॉजी की वजह से। जैसे कि उसमें एक सबवर्जन की बात है कि आप कैसे सबवर्ट करते हैं। अच्छी बात वही है जहाँ कई माने निकलते हैं, जैसे कि जमाल का ये शेर है, जमाल खेल नहीं है कोई गजल के, कि एक बात बतानी है एक बात छुपानी। तो किसी ने गालिब के सामने कहा कि क्या ये शेर आपका है, तो गालिब ने कहा कि वो शेर जिसमें एक माने निकले वो मेरा शेर नहीं हो सकता है। गंजीर मानी का तिलिस्म उसको समझिए, कि मानी के तिलिस्म का खजाना उसको समझिए, गंजीर मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे। तो जो गालिब के शेर में जो लफ्ज गालिब हो रहा है, जो लफ्ज भारी पड़ रहा है, उसकी कई मानी हैं। अगर वो एक मानी है, ये शेर खुद देख लीजिए कि गंजीर मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे। गालिब यहाँ उनका नाम भी है और गालिब जो लिटरल मीनिंग है वो भी अप्लाई करता है शेर के अंदर। तो एक अच्छा कहानीकार, एक अच्छा सिनेमा बनाने वाला, वो अपनी बात को इस तरह से ढक के, छुपा के, इस तरह से उसको एल्यूड करके रखेगा कि आपको बात के कई माने नजर आएंगे। अगर वो अपनी बात को सीधे रखेगा तो वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो जाएगा, वो ओपिनियन कॉलम हो जाएगा, वो एक ऐसे हो जाएगा। हम एक ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं कर रहे हैं, हम एक कहानी सुना रहे हैं।
कहानी वही बेहतरीन है कि जहाँ कहानी में चाहे कोई आदमी किसी भी आइडियोलॉजी से आए, किसी भी पहलू से आए, किसी भी दौर से आए, वो उस कहानी में पढ़े तो कोई ना कोई अपना अक्स उसके अंदर देखे। जैसे एक चेक प्ले राइट थे, मैं उनका नाम भूल गया उसका, उन्होंने यही कहा था कि महान ड्रामा वो होता है जहाँ दर्शकों की कहानी रंगमंच के ऊपर चल रही होती है। तो दर्शक कोई किसी एक खित्ते का नहीं होता है ना, दर्शक तो किसी भी खित्ते का हो सकता है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि पॉलिटिकल सिनेमा क्यों नहीं बन रहा है, जिसमें अविनाश ने एक अच्छी बात कही कि सिनेमा जो है वो सिर्फ एक दो आदमी की आइडियोलॉजी के ऊपर मुनहसर नहीं है, वो एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है और सबसे ज्यादा उसमें जरूरत होती है पैसे की। तो हो सकता है कि मेरे पास एक इरादा है, मैं बहुत ऐसा सिनेमा बनाना चाहूँ जो अभी जो झूठ चल रहा है उसका पर्दाफाश कर दे। मैंने स्क्रिप्ट भी अच्छी लिख ली है, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर ही ना मिले, कोई पैसा लगाने वाला ही ना मिले। अब जब पैसा लगाने वाला ही नहीं मिलेगा तो सिनेमा तैयार कैसे होगा? तो ये सारी चीजें जो हैं सिनेमा को बनने से कभी कभी रोक देती हैं, क्योंकि इसके पास इक़्तिदार है, इसके पास पावर है, इसके पास पैसा है, और वो क्या डिसाइड कर रहा है, क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, उस पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक इरादा हो तो हम बना दें, लेकिन जैसे कि वसीम बहरौली साहब ने कहा, कौन सी बात कहाँ किस तरह से कहनी चाहिए, ये सलीका हो तो हर बात कही जाती है, हर बात सुनी जाती है। तो अगर बात कहने का सलीका हो तो आप अपनी बात रख भी देंगे और सुनने वाला सुन भी लेगा, लेकिन वो सलीका, वो स्क्रीन प्ले समझना और उसको लिखना एक स्किल है, एक आर्ट फॉर्म है। अगर वो आ जाएगा तो आप अच्छी तरह से अपनी बात को कह सकते हैं। मैंने अपनी बात खत्म करी। अभी आपका सवाल था लेगेसी, क्या करें लेगेसी का? भाई हमें तो किसी के पास लेगेसी नहीं है, हम तो बगैर लेगेसी के लोग हैं, यहाँ आकर बैठ गए हैं, तो हम लेगेसी में क्या बोल सकते हैं? लेगेसी वाला आए तो लेगेसी वाले से पूछना, जिसके पास लेगेसी होगी वो देगा। हम तो जैसी जनता है वैसे हम हैं, हमारे पास लेजिटिमेसी है, हमारे पास लेजिटिमेसी है। एक मिनट यार, वो मुझे शेर याद आ गया, मैंने शेर गलत पढ़ दिया। देखो शेर गलत नहीं पढ़ना चाहिए, शायद के रूह के ऊपर जो है ना एक कोड़ा लग जाता है। वो वसीम बहरौली साहब का शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये बात सही है। देखिए क्या होता है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फिल्म, ये समाज इस तरह से चलता है। समाज में जिसके पास इक़्तिदार आ जाता है, जिसके पास पावर आ जाता है, वो बैरियर्स क्रिएट करता है और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अप्रोप्रिएट कर ले, मोनोपोली रखे और कम से कम उस सर्कल के अंदर दाखिल। तो आप जितने समाज के वर्ग में नीचे होंगे उतना ही सीढ़ी चढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए जो पहले से वहाँ बैठा है वो मुश्किलात खड़ा करता रहेगा। सिनेमा में भी यही है, क्योंकि इंसानी मिजाज नहीं बदल सकता है। ये नहीं कि सिनेमा में जाके लोग इंसान नहीं होते, कुछ और बन जाते हैं। तो इंसान का मिजाज जो है वही रहता है। तो सिनेमा में भी यही होता है कि जो आदमी पहुंच गया है, जिसकी पैठ है पहले से, जिसके पास पावर है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपने हिसाब से उसको डिक्टेट करना चाहता है। अब कोई नया आदमी आता है तो पहले हर आदमी जो है नए आदमी के ऊपर, क्योंकि एक मसला और है, देखिए इसमें एक मसला इसमें है क्रेडिबिलिटी है कि अब आपने कोई आदमी आया, अविनाश दास आए, उन्होंने कहा भैया दराब आए, उन्होंने कहा भाई मुझे फिल्म बनानी है, बड़ी अच्छी पटकथा लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है, लेकिन कोई आदमी जो उसके ऊपर 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का दाव लगाएगा तो उसको थोड़ा तो इनके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। अगर आपके पास लेगेसी है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साहब पीछे आपके कोई बड़े साहब बैठे हैं, वो वहाँ कह देंगे कि हाँ नहीं मेरे लड़के को चांस दो, चांस मिल जाएगा लड़के को। नया आदमी पहुँचेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं, तो उसको क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कैसे करेगा बेचारा? इधर से उधर से क्राउड फंडिंग करके किसी तरह से, मान लो तैयार हो गया, फिल्म बन गई। अब जब फिल्म हिट हो गई और लोगों ने वाकई में देखा रही है तो बड़ी शानदार फिल्म है, इसके पास इसका मतलब इनके पास टैलेंट है, तो फिर शायद आपके पास दोबारा काम आने लग जाएंगे। वही चीज़ एक्टिंग के अंदर भी है। एक तो हम लोग पहले ही बहुत लेट पहुँचे, बढ़ोतरी में हम लोग एक्टिंग करने पहुँचे, लोग वहाँ जवानी में पहुँचते हैं, हम जब बिल्कुल 40 के पहुँच गए तब पहुँचे, हमें लगा एक्टिंग, उसमें भी हम 40 में नहीं पहुँचे, 45 में पहुँचे बम्बई एक्टिंग करने के लिए। नहीं वो ठीक है, बता देना पड़ता है कि बुजुर्गी आ गई है। तो अब उस पर क्या है कि वही चीज़ मेरे साथ भी है कि क्या है, क्या क्रेडिबल है, क्या अगर बड़ा रोल दिया जाए तो ये उसको उठा पाएंगे या नहीं पाएंगे, फिल्म चल पाएगी कि नहीं पाएगी, ये सब सवालात मेरे साथ भी खड़े होते हैं। पर क्योंकि थिएटर में या बाकी दुनिया में कुछ काम किया हुआ तो इससे पहले थोड़ी सी शनाख्त हो चुकी है, तो इसलिए जो आम लोगों के साथ होता है वो मेरे साथ नहीं होता है। मुझे एक तरह से अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ता है, इतना बदनाम हो चुका हूँ कि पहले ही लोग जानते हैं ये कौन आदमी है, तो वो मुश्किलात मेरे सामने नहीं पड़ी। पर ये बात आपकी सही है
दूसरी बात ये है कि जो आपने कंटेंट की बात की कि आप किस तरह से चुनते हैं, तो मुझे नसीर भाई ने बहुत पहले फॉर्मूला दे दिया था। उन्होंने कहा था भाई 3 वजूहत होने चाहिए तुम्हारे पास, या तो तुम प्रिंसिपल किरदार कैरेक्टर को सिनेमा हो, या जिस सीन में हो वो तुम्हारा सीन है, या प्रोड्यूसर तुम्हें बहुत पैसे दे रहा हो। तो प्रोड्यूसर बहुत पैसे तो कभी देता नहीं है, तो यहाँ सुशांत जी बैठे हुए जाते हैं, ऐसा आज तक मैंने कभी कोई फ़ोन कॉल पे नहीं सुना कि सर बजट बहुत है आप फिल्म कीजिए, ये फ़ोन कॉल हमें कभी नहीं आया। नहीं, हमें तो मतलब आप, हमें तो मैं बताऊं आपको, जो बहुत बड़े बड़े बैनर हैं जिनका हमें मालूम है ये फिल्म 300 करोड़ से कम की फिल्म नहीं है, उसके लिए भी रोल आता है, जब फ़ोन आता है तो ये आता है सर बजट नहीं है। तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि अगर इस फिल्म के लिए बजट नहीं है तो किस फिल्म के लिए बजट है। तो ये सवाल तो तीसरा तो कभी हमारे ऊपर कभी लागू ही नहीं हुआ। 2 लागू हो जाते हैं कि आपका किरदार और आपका सीन। उसके बाद अगर कंटेंट, कभी कभी ये भी होता है कि आपको किरदार अच्छा मिल रहा है, क्योंकि ये जैसे खूबसूरत अख्ताब मेरे साथ ऐसे नहीं होते जो इनके साथ होते हैं। कभी कभी होता है कि साहब आप प्राइम कैरेक्टर हैं, मतलब सर आप ही हैं लीड, आदमी खुश हो जाता है कि हाँ वो लीड है। अब जब पढ़ना शुरू किया स्क्रिप्ट तो पता लगा कि ऐसी डांट स्क्रिप्ट है कि अगर इस पर लीड एक्टिंग कर लिया तो बर्बादी हो जाएगी, इसके बाद कोई रोल नहीं मिलने वाला है, तो मना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई बढ़ौती में इधर उधर घाट घाट का पानी पी के कहीं पहुंचने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी आपको समझ आ जाती है। तो जब 30-32 की उम्र में नौकरी छोड़ के एक्टिंग करना शुरू किया तो पहला एक प्रिंसिपल बुनियादी मेरे सामने सवाल होता है कि मैंने ये दुनिया इसलिए छोड़ी कि मुझे वहाँ मज़ा नहीं आ रहा। तो अब मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं वो काम क्यों करूँ जो जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मैं वही काम करूँ जो जिसमें मेरा दिल है, जहाँ मुझे लुत्फ़ आ रहा है। तो वो फैसला मेरे सामने, जब भी मैं कोई फैसला करता हूँ वो बुनियादी चीज़ मेरे सामने रहती है। तो जहाँ मुझे लगता है कि नहीं माहौल ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, कोई और एजेंडा है, कोई और इनकी नीयत है, मैं साफ मना कर देता हूँ। 4 महीने बगैर काम के बैठेंगे, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन काम वही करेंगे जो काम अच्छा लगता है। तो अगर आदमी अपने ऊपर खुद एतमादी से काम करे, क्या है कि 2 चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ा जल्दी जो है हिला देती हैं। एक, पहली चीज़ तो आपको कभी अपने आप से जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, है ना, फ़ौरन उनको लाइक चाहिए होता है हर चीज़ को। और दूसरी चीज़, डू नॉट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। जब आप अपने आप को सस्ता बेचते हैं, यकीनन आप और सस्ते खरीदेंगे जितना आप सोच रहे हैं। तो अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है, अपने स्किन पे एतमाद है, अपने काम पे एतमाद है, तो जल्दी खुश ना होइए, अपने सबसे बड़े निंदक बने रहेंगे। और दूसरा, डू नॉट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। आपकी कीमत लगेगी और लोग आपको देंगे पैसा, वो चीज़ आएगी। थैंक यू।